अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मुख्तलिफ़ सवालात मौज़ूआत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। नाज़रीन, आज हमारे मुस्तकिल मेहमान जनाब जावेद इकबाल हाशमी ज़ाती मसरूफियात के बायस मौजूद नहीं हैं। आज हमारे जो मेहमान बने हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी, तजियाकार और बानी वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सिटीज़न प्रोटेक्शन ऑर्डीनेंस 2024 जारी किया है। इसमें क्या है कि हुकूमत ने ये इक़दाम क्यों किया है? जो इतलात सामने आई हैं उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस ऑर्डीनेंस के तहत जलसे जुलूसों पे जो है वो पेशगी इजाज़त लेना होगी और वक्त मुकर्रर पे उनको इख्ताम पजीर करना होगा। उनका हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि इस ऑर्डीनेंस का जारी करने का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल बाहर रखना, ट्रैफिक की रवानी, जो असला की नुमाइश है उसको रोकना है। ताहम इसके जो हक़ाइक़ हैं वो हम जानेंगे। जी बताइएगा सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब, हुकूमत को ये ज़रूरत एक ऐसे मौका पे क्यों पेश आई जब आज़ाद कश्मीर में अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है? बहुत शुक्रिया सुहेल मुग़ल साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। आपने कहा कि जावेद हाशमी साहब जो हैं वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं तो दुआ गो हूँ कि उनकी मसरूफियात थोड़ी सी बढ़ जाएँ ताकि आवाम को जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ जानने का जो है वो मौका मिले। अब ये जो चैनल होते हैं ये बुनियादी तौर पे आवाम की मलकियत होते हैं और इसमें मेहमान जो हैं वो बदलने के साथ साथ लोगों का जो टेस्ट है उसको चेंज होना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि किसी और का मौक़िफ़ क्या है। आप को बतौर मेज़बान आपने एक दो इंटरव्यू किए थे, वो बड़े अच्छे थे, लेकिन आपने वो सिलसिला जो है वो रोक दिया है, तो मेरा ख्याल है उस सिलसिले को भी आप कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो है डिफरेंट चीज़ें लोगों को देखने का इसमें मौका मिलना चाहिए। तो मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो सिटीज़न प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया है, ये कोई मेरा नहीं ख्याल है कि अवामी एक्शन कमेटी की वजह से, अगर सिर्फ उनकी वजह से होता तो ये बहुत पहले जारी हो जाता। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में एक रस्म चल पड़ी है, 4 से 6 लोग उठते हैं, उनके घर में अगर बहन भाई के झगड़ा हो जाता है तो भाई उठते हैं और सड़क को ब्लॉक कर देता है, टायर जला देता है। अच्छा, मुजाहरा करने वाले लोग कम होते हैं, तमाशबीन ज़्यादा वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे दिल चाहता है गाड़ियाँ रोक लेते हैं, जहाँ पे दिल चाहता है। अब भाई पूरी दुनिया का जो मुअज़्ज़म माशरा है उसमें ट्रैफिक को एहतजाज के लिए नहीं रोका जाता, उसमें गैदरिंग बढ़ाने के लिए आप नित नए तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करते। फिर कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई मरीज़ जा रहा है, कोई ख़वातीन जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग जा रहा है, कोई और किसी मुसाफिर ने किसी एयरपोर्ट पहुंचना है, किसी ने किसी जगह इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, किसी ने कोई घर सब्ज़ी लेके जा रहा है, कोई और कोई किसी घर मेहमान, बट आगे जी सड़क बंद की हुई है, पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं है। मेरा ख्याल है ये मुअज़्ज़म माशरे में नहीं होता। एहतजाज और चीज़ होती है और गुंडागर्दी और चीज़ होती है। एहतजाज को एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज को गुंडागर्दी में तब्दील नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप सड़क पे दरख्त काट के फेंक दें, सड़क के ऊपर पत्थर फेंक दें। उसी सड़क पे मैं कहता हूँ जो इसने एहतजाज की कॉल दी हुई है, अगर उसी की माँ बहन या बेटी को हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या उसको वो क्या डेथ के लिए वहाँ पे छोड़ देगा? इसलिए एहतजाज करें, मुअज़्ज़ब तरीके से करें। और फिर दूसरा ये आपने कहा कि हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस अभी जारी हुआ है, ये क़वानीन पहले से मौजूद हैं, मगर ये क़वानीन जो है ना जैसे 144 लगा देते हैं डिप्टी कमिश्नर, उस सूरत में मौजूद थे, लेकिन उसकी जो है वो खिलाफ वर्जियाँ होती थी, इसलिए हुकूमत को एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि कानून बनाना बहुत आसान काम है, उसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल होता है और उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए और शहरियों को आज खुद इसके ऊपर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब के शहरी हलकों की जानब से और जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस आर्डीनेंस को बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादम जो है वो करार दे रहे हैं। और ये बताइएगा इस आर्डीनेंस में डिप्टी कमिश्नर्स को बड़े वसी इख्तियार दे दिए गए हैं हुकूमत की जानब से कि वो मौका पे ही सज़ा व जज़ा दे सकते हैं और भारी जुर्माने भी कर सकते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर को तो वैसे भी आपको पता है वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। डिप्टी कमिश्नर अगर किसी को ज़िला बदर कर दे किसी शख्स को तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में दाखिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म जब कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में मूव करते हैं तो वो उससे पहले जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर उनको ओके करता है, रूट उनका ओके करता है, उसके बाद वो उस इलाके में जो है वो मूव करते हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर उनको रोक दे कि आप इस रूट से या इस इलाके से नहीं जा सकते, रूट क्लियर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर भी उस इलाके में ना मूव कर सकते और ना करना चाहिए, ये चूँकि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए। फिर डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर हम में से होता है, वो हमारी जानों की हिफाजत के लिए है। कोई खुदा न खास्ता को बरतानिया से आया हुआ या अमेरिका से आया हुआ को बंदा तो नहीं है ना, उसकी फैमिली भी यहीं आज़ाद कश्मीर में रह रही होती है। तो इख्तियारात के देने का मकसद कतई ये नहीं है कि उनका नाजायज़ इस्तेमाल होगा। अब आप कहते हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, मैं कहता हूँ सड़क बंद करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। सड़क के ऊपर टायर जला के जो उसको करोड़ों से बनने वाली इमलाक तबाह की जाती है, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप जो ट्रांसफार्मर तोड़ते हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। ज़रा सी बात पे आप हॉस्पिटल तोड़ देते हैं, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। आपका पेशेंट, आप अपने मरीज को जो है वो हफ्ता जो है घर में उसको वो कावे और सौंफ पिलाते रहते हैं, और जब वो करीबुल मर्ग होता है उसको अस्पताल में लेके आते हैं, और 5 मिनट अगर उसको इंजेक्शन लेट हो जाए तो आप डॉक्टरों पे तशद्दुद करते हैं। वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये महज़ब माशरा है। देखें, माशरे में जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह के कानून बनाए जाते हैं। अगर कोई कानून यहाँ पे सख्त बनता जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी जो तहजीब है उसको छोड़ दिया। हमारा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और हम जो है वो अगर ये कहें कि हम हर मामले में गुंडागर्दी करेंगे तो गुंडागर्दी को कहीं तो रोकना होगा ना। एक शख्स जब अपनी हदूद को क्रॉस करता है तो यकीनन दूसरे इंसान के हकूक़ जो है वो मुतासर होते हैं, और ये तो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा, अगर ये अवाम दोस्त आर्डिनेंस है तो फिर सियासी जमातों की जानब से, अवामी हलकों की जानब से, सियासी हलकों की जानब से इस आर्डिनेंस को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? किसकी तरफ से बनाया जा रहा है? ये उन लोगों नहीं, इस हुकूमत मुख्तलिफ तबके कौन से हैं? मुझे ये बताएं, सारी जमातें तो हुकूमत में मौजूद हैं। सीनियर मोस्ट वजीर नून लीग से हैं, जिनके कहने पे सारा कुछ बनता है, वज़ीर दाखिला वो हैं। उसके बाद जो है वो राइट हैंड हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर, जो लतीफ़ अकबर साहब जो है वो स्पीकर मतलब बैठे हुए हैं, जावेद अयूब साहब वज़ीर हैं, बादल साहब वज़ीर हैं, जावेद बडानवी साहब आपके मिनिस्टर हैं, कासिम मजीद चौधरी यासीन साहब जो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके अपना बेटा जो है मतलब फिर यासिर सुल्तान वो इस वक्त जो है वो मिनिस्टर हैं। और मुझे ये बताएं कि कौन इस पर एहतजाज कर रहा है? 3 बड़ी जमातें जो इस वक्त 3 मेजर बड़ी जमातें थी वो तो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, और अतीक साहब भी जो है वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अभी तक इस तरह की कोई प्रॉपरली बात नहीं की। तो रह गए चंद लोगों की तरफ से जो है वो कारकुनों की जानब से वो मुख्तलिफ हल्कों में हुकूमत अपोजिशन वो लगी रहती है। तो सारी सियासी जमातें हुकूमत में, तो इसको एक्ट ना बनने देना। अगर इतना है तो एक्ट ये जाहिर है एक टाइम है, 60 दिन के अंदर ये असेंबली में आएगा एक्ट बनने के लिए। तो सियासी जमातें करें ना उसकी मुखालफत। अक्सरियत अकेले अनवारुल हक साहब के पास तो नहीं है ना, बाकी जमातें भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो असेंबली में इसको रोक दें। फिर आर्डिनेंस पे साइन जो है वो बैरिस्टर सुल्तान ने अगर किया है तो वो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, वो ना साइन करते ना, हालांकि वो बड़े अर्दिलजीज हुक्मरान जो है वो माजी में रहे हैं। लेकिन देखें, ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे का घर तोड़ते रहें और कानून आपको पूछे भी ना। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि जेली इसनाद और बोगस ऑर्डर के तहत जो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सरकारी इदारों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी छानबीन के हवाले से ये इतलात मौसूल हुई थी कि हुकूमत जो है कोई इनिशिएटिव लेने जा रही है। क्या इतलात हैं आपके पास? बहुत अहम खबर सुहेल साहब आपने ब्रेक की है, बिल्कुल ठीक बात है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आप हैरान होंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक हम इसी प्रोग्राम में हम ये कहते रहे हैं माजी में कि BISP जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, BISP के सर्वे के ऊपर ट्रस्ट ना करें। उस वक्त हुकूमत भी कहती थी कि हम जो सोशल प्रोटेक्शन आज़ाद कश्मीर में जो प्रोग्राम शुरू किए हम BISP से डाटा लेंगे। हम कहते थे ये जाली है। इवन देन मैं कहता था कि महकमा ज़कात आज़ाद कश्मीर का जी है, उसका भी डाटा जो है वो जाली है, सियासी बुनियाद पर बनाया गया है। उसमें जिसकी वो MLA की बुनियाद पर उसको बना दिया गया कि जिसका जो MLA का वोटर था उसने उसको ज़कात का मुस्तहिक करार दे दिया, जो नहीं था उसको नहीं किया। इसी तरह BISP में भी जो है बड़े पैमाने पे दांदीन, और अल्लाह ताला ने हमें सरखरू किया। आपने देखा होगा आटियावाला में कितना बड़ा स्कैंडल आया, और महकमा तालीम में कई टीचर जो हैं वो BISP से वो लेते हुए पकड़े गए। अगर उनका डेटा ठीक था तो वो जो टीचर हैं वो क्यों ले रहे थे BISP से प्रोग्राम? क्या वो गुर्बत के लेवल से नीचे थे, वो सरकारी मुलाजिम नहीं थे? इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी जाली इसनाद और बोगस आर्डर, आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके 2-3 अफसरान ऐसे हैं जो DG लेवल से, और इवन देन एक आध के बारे में कहा जाता है कि वो सेक्रेटरी लेवल से रिटायर हो गया, उसको बुनियादी आर्डर नहीं था, वो उसने फेक आर्डर बनाया था, उसकी तालीमी असनाद भी मैट्रिक की जाली थी, और बाद अज़ां उसने जो है AG ऑफिस से रिकॉर्ड अपना आगे पीछे करके पैसे दे दिला। इसी तरह इस वक्त भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम लोगों की ओरिजिनल फाइल्स तलब करे, उनकी मैट्रिक की सनद चेक करें, उनका जो ओरिजिनल आर्डर जो पहले दिन हुआ है उसको चेक करें,
और पिछले अरसे में आपको ये भी याद होगा एक सेक्रेटरी साहब एजुकेशन में बने और 600-700 ऑर्डर जो हैं वो इसी तरह करके चले गए। कई एक लोग हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं और महकमे को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, और अब बायोमेट्रिक की वजह से वो वापस आना शुरू हुए। तो इस वक्त बहुत से डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे लोगों की मैं ज़ाती तौर पर महकमों को निशानदेही कर सकता हूँ जिनकी असनाद जाली हैं, जिन्होंने उम्र में टेम्परिंग की हुई है, जिनका बेसिक आर्डर ही नहीं है, और उनको प्रमोशनें जो है वो मिलती जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है हुकूमत को वंस फॉर ऑल एक ही मरतबा जो है ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जितने भी सरकारी मुलाजमे हैं उनका डेटा एक ही बार वॉच करके इस मामले को यकसू करना चाहिए। और सर कुछ केस पकड़े गए, अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, अदालतों ने कुछ लोगों को जेल भेज दिया और मुड़ के महकमे ने फिर उसको हायर कर लिया। कभी कभी इसके पीछे तंजीम है, कभी इसके पीछे बरादरी है, कभी इसके पीछे मिनिस्टर है। ये रियासत लोगों की थोड़ी है, ये तो बरादरी और इलाकों की हुकूमत बना दी हुई है इन्होंने। तो अभी मौजूदा जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने इस शहर को जो है वो किसी हद तक तोड़ा है। कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, दुआ करें कि ये पाया तकमील तक पहुँचें। अच्छा ज़ुफ़ार साहब, आपने तालीम की बात की तो वज़ीर तालीम दीवान अली चुगताई ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को एक खुशखबरी सुनाई है कि आज़ाद कश्मीर में भी तालीमी अदारों में सिंगापुर तर्ज का निज़ाम तालीम राज किया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? जी बिल्कुल, तालीमी पॉलिसी बना दी गई है। हुकूमत ने पहले फैसला किया था कि बैग का वजन कम किया जाए, और इस मरतबा जो दीवान चुगताई साहब ने कहा है कि मैंने वो जो बुक है उसका वजन किया है, और उनके साथ ना सिर्फ वो थे बल्कि सेक्रेटरी तालीम रज़ाक नदीम साहब थे, फिर वो जो टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन है वो थे वहाँ पे, दीगर ऑफिसरान वहाँ पे मौजूद थे। तो एक तो बैग का वजन कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ख़ास बात कही है वो ये है कि बच्चियाँ या बच्चे जब मैट्रिक करेंगे तो मॉडल स्कूल के तौर पे उन्होंने कुछ जगहों पे शुरू भी कर दिया, मजीद भी शुरू करेंगे कि मैट्रिक जब वो करेंगे तो उसके साथ साथ उनको ब्यूटिशियन का कोर्स होगा, उसके साथ सिलाई कढ़ाई का कोर्स होगा, एग्रीकल्चर के कोर्स होंगे। ये सारे मैट्रिक की सनद में उनके जो है वो शामिल होंगे। फिर पहली जमात से लेके FA FSC तक कुरान पाक की जो तालीम है तर्जुमे के साथ उसको लाजमी करार दे दिया गया है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब कुरान पढ़ेंगे जो बच्चे जो लोग, तो उनको कम से कम ये पता होगा कि माशरा किस तरह तश्कील पाता है। ये सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम जो है वो मिस्टर चिप्स को पढ़ पढ़ के तो जवान हुए हैं, ऐसा नहीं है। इस्लामी हीरो भी बहुत सारे हैं, और जब कुरान पाक को ये समझेंगे तो बहुत सारा निज़ाम आपका जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ये लेके जा रहे हैं ताकि हर आदमी को कोई ना कोई टेक्निकल काम भी हाँ बैरून मुल्क जो है वो उसके फिर नर्सिंग के लिए नौजवान एक नस्ल को जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब सारे के सारे लोग जो हैं उस तरफ जाएंगे। दूसरा, तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे उनके सेंसेस जो है वो कर लिए गए हैं। अब वो देखेंगे कि इसके अंदर इन तालीमी इदारों के अंदर तालीम का सिस्टम क्या है। और साथ साथ मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जो फीसें हैं और जो टीचर्स की सैलरीज हैं उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि उनको तनख्वाह क्या मिलती है। मैं अगली बात आपको बताऊं, ये जो अभी आपका NTS हुआ है, तो इस NTS के ऊपर हमें भी कुछ एतराज़ात हैं और हम भी समझते हैं कि इसमें कुछ जालसाजियाँ होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपके 650 से ज़्यादा जो ख्वातीन और जो नौजवान हैं वो टॉप के जो प्राइवेट तालीमी इदारे थे उनसे सुहेल साहब निकल के वो चले गए। उन्होंने NTS क्लियर किया है। कोई आपके पंजग्रां लगा, कोई फॉरवर्ड कोटा लगा, कोई बिम्बर लगा, कोई समानी लगा, और दही इलाकों में लगे। आप ये सोचें कि एक जो अच्छा टीचर या अच्छी टीचर जो प्राइवेट तालीमी इदारे में पढ़ा रही थी वो NTS के बाद इन तालीमी इदारों में दूर दराज दही इलाकों वहाँ लगी है, तो वहाँ के बच्चे की काबिलियत कहाँ पे जाएगी? कितने बेहतर हो जाएंगे वो बच्चे कि वही मेरिट आपके सरकारी स्कूलों में आ जाएगा। माजी में आप कहेंगे जी क्यों नहीं था, तो माजी में जनाब सुहेल मुगल साहब जैसे आपकी चिट पे मैं भर्ती हो जाऊं, तो जब मैं आपकी चिट पे भर्ती होगा तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? तो मेरी अंदर एहलियत नहीं थी। अब एहलियत वाले लोग आ रहे हैं, और कई जगहों से आप हैरान होंगे कि एक टीचर जो है वो गवर्नमेंट ने भर्ती किया, एडाक था, वो मेरिट पे था, तो चिकार कॉलेज के स्टूडेंट ने तारीख में पहली बार मीरपुर बोर्ड के अंदर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। और लोग परेशान थे कि उसने कर कैसे ली। जब उससे पूछा तो उसने कहा यहाँ एक इंग्लिश के टीचर आए थे, वो मुझे ना सिर्फ ये पढ़ाते थे, उन्होंने कहा तुम लायक हो, तुम मेहनत करो। तो शाम को मैं उनसे ट्यूशन लेता था और फ्री ऑफ कास्ट वो मुझे 4-4, 6-6 घंटे पढ़ाते रहे, तो अल्लाह ने किया मैं बन गया। तो अगर कोई उस्ताद कोई ऐसा करे तो क्यों नहीं मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो देखें, तालीम बहुत आम हो गई है लेकिन एहलियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। कोई बच्चा स्कूल से जब निकलता है उसके बाद शायद वो एक कागज़ का टुकड़ा तो होता है जिसपे बेशुमार नंबर होते हैं, लेकिन उसकी तरबियत नहीं होती, उसकी जो उसने जो ज़िंदगी गुजारने की जो स्किल है वो उसके अंदर नहीं होती। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊँ
कि ये जो बहुत सारे मुकाबले के इम्तहान होते हैं ना, इसमें आपको पता है बहुत सारे बहुत अच्छे नंबरों वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि वो सिर्फ किताबी होते हैं, वो सिर्फ बुक के अंदर रहते हैं, रटा सिस्टम। जी। तो अभी इन्होंने ये कह दिया है कि नेक्स्ट रटा सिस्टम नहीं होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि उस बच्चे का सलाहियत के ऊपर पेपर होगा, वो सलाहियत के ऊपर जो है वो पेपर हल करेगा, उससे रटा सिस्टम का भी जो है वो खात्मा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा जुल्फकार साहब, इस वक्त शहर के अंदर एक बहुत ही अहम और संगीन मामला सामने आया है। कई सालों से CMH फ्लाई ओवर का काम जारी था कि अचानक वो काम के दौरान क्लैप्स हो गया है। इस वक्त तक ना तो महकमे ने कोई इनिशिएटिव लिया, कोई कार्रवाई की इस अमल के ख़िलाफ़, ना हुकूमत की जानब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन वो लोग जो हर मामले में मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से या शहर के इशूज़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्होंने भी इस मामले में खामोशी की रिदा ओढ़ ली है। क्या कहते हैं आप? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत दुख वाली बात है कि आपके सामने शाह सुल्तान ब्रिज जो है उसका काम शुरू हुआ और इतना बड़ा जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो ब्रिज है उसको टाइम पे कंप्लीट कर दिया गया, उसका इफ्तिताह कर दिया गया। जबकि एक छोटी सी, इसको फ्लाई ओवर आप नहीं कह सकते, ये बहुत छोटी सी पुली है। अगर ये अगर खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फैज़ाबाद बनाना पड़ जाए तो ये तो मतलब 2150 में भी उसको मरम्मत नहीं मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो किस्तों में चीजें बनती हैं ना, टोटू में, इसका नुकसान ये होता है कि इनके अंदर जोड़ मजबूत नहीं होते और ये मुस्तकिल खतरे की अलामत जो है वो ये रह जाती है। तीसरी बात यह है कि मैं हैरान होता हूँ कि मुजफ्फराबाद की इंतजामिया कहाँ है। मुजफ्फराबाद की इंतजामिया को बेशुमार चीजों को देखना चाहिए था, उसकी निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन हमें तो बहुत अरसे से इस वक्त आपको मसूद रहमान याद तो आएंगे होंगे। नहीं, मुजफ्फराबाद में ना कोई इंतजामी ग्रिप जो है उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही। कुछ अरसे पहले वज़ीर आज़म ने एक कमिश्नर साहब को फोन करके कहा कि मुजफ्फराबाद के अंदर जो है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए खासकर ये जो हुकूमत ने जो मराद दी हैं बिजली के और उसके रेट आटे के कम किए, तो उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें जो है महंगाई है, बेकरी आइटम, दीगर तमाम चीज़ों को चेक करें और इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट करें। तो आज तक मेरा ख्याल है उन्होंने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी और सुना है कि वो जो मौजूदा जो कमिश्नर साहब हैं वो कहीं 12-1 बजे दफ्तर आते हैं, आधा घंटा पौना घंटा बैठते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो उनकी वो आज तक नज़र नहीं आया उनका कोई काम, शहर में कहीं वो घूमते हुए भी नहीं नजर आए कि कहीं कोई काम हो रहा है आज़ाद। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रेस कंट्रोल कमेटी के हवाले से अवाम की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि इंतजामिया अपने जो अमूर है, अपने जो फ़राइज़ है वो बहुत सारे इंजाम नहीं दे रही। मुजफ्फराबाद को एक अच्छे इंतजामी अफसर की ज़रूरत है बारा। और दूसरी बात ये आपको पता है शहर में तजावज़ात दोबारा शुरू हो गई है, जगह जगह पे तजावज़। एक तो है ना आज़ाद कश्मीर पूरे में तजावज़ात हैं, ऐसा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के बाकी इज़ला में तजावज़ात नहीं, लेकिन यार ये दारुल हुकूमत है, यहाँ पे वज़ीर आज़म है, वज़ीर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। मुझे तो चीफ सेक्रेटरी साहब की समझ नहीं आती कि मासी में चीफ सेक्रेटरी होते थे, वो हफ्तावार रिपोर्ट लेते थे, 15 दिन के बाद रिपोर्ट लेते थे, बाहर आते थे, दौरे करते थे। ये चीफ सेक्रेटरी साहब ना तो घर से निकलते हैं, ना कोई दफातर की तरफ जाते हैं, ना इन्होंने कोई रिपोर्ट हासिल की है, ना कुछ, और सारा काम जो है वो वज़ीर आज़म के सर पे छोड़ा हुआ है। भाई एक प्राइम मिनिस्टर सारे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। अभी 2-3 दिन पहले हमारे इंतजामी अफसरान को जो है किसी एक जगह पे जो है उन पे पथराव हुआ है। हमारे जो अफसर माल हैं अमाद बशीर साहब वो जख्मी हुए हैं, उनके साथ पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और उनके साथ जो लेडीज पुलिस थी 4 ख्वातीन को ये लेके गए, बच्चियों को, ख्वातीन भी उनको नहीं कह सकते, छोटी छोटी बच्चियां थी वो गई हैं और उनको उधर को 200-250 ख्वातीन ने उन पर पथराव किया। उन सब के बाजू जो है वो जख्मी हुए हैं, किसी का सर जख्मी हुआ है, ना उन बच्चियों के पास हेलमेट था, ना उनके पास वो पथराव रोकने के लिए जो एक चीज़ दी जाती है वो थी, और ऐसे ही वो जो है वहाँ पे चले गए और बहुत सारे लोग जो है। ये और बात है कि मैं उस पुलिस को, उस अफसर माल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एट द एंड वो लोगों को गिरफ्तार करके लाए, पुलिस भागी नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड बन गया ना आज़ाद कश्मीर में कि पुलिस पे हमला कर दो, पुलिस वालों के साथ लड़ाई कर दो, पुलिस पे हमलावर हो जाओ तो कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब आपकी जिम्मेदारी है कि पुलिस को भी तहफ़्फ़ुज़ दें और पुलिस को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जुर्म पुलिस अफसर के सामने जाते हुए घबराए। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार जुल्फ़िकार अली साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में बहुत अहम मौज़ूआत को ज़ेरे बेस लाया। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नए सवालात के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।